नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय जीनियस मॉडल स्कूल सूरतगढ़ से। आज हम करेंगे इरिगेशन ऑफ मेथड, यानी कि जो पिछले टॉपिक में अपने सिंचाई के बारे में पढ़ा, इरिगेशन उसकी डेफिनेशन है कि सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई के क्या उद्देश्य हैं, या फिर फसलों की जल मांग। अब अपने पढ़ते हैं सिंचाई की विधियाँ, इरिगेशन ऑफ मेथड। सिंचाई किन किन विधियों से की जाती है, यानी कि पॉपुलर में जो अपने देखते हैं कि सिंचाई आमतौर पे जैसे क्यारी विधि है, ज़्यादातर क्यारी विधि और पट्टी विधि, इन दो सिंचाई विधियों का अपने सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने कुछ और भी विधियाँ हैं, उनके बारे में आज देखते हैं। सिंचाई की विधियाँ, इरिगेशन ऑफ मेथड। तो इसमें पहली सिंचाई कौन सी है? चौकेबार द्रोणी सिंचाई। चौकेबार कौन सी? चौकेबार द्रोणी सिंचाई, द्रोणी सिंचाई विधि। ठीक है, इसको बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं चेक बेसिन विधि। चेक बेसिन। ये इस विधि के बारे में अपने पढ़े हैं। तो ये क्या है कि समतलीकरण भूमि, जो समतल भूमि है उस पर क्या है, आयताकार या वर्गाकार आकार के अंदर अपने क्या है, क्यारियों में उसको विभाजित करते हैं या क्यारी बनाते हैं। ये एक बहुत ही आसान विधि है और ये संपूर्ण, इससे क्या है कि संपूर्ण भूमि पर जल है वो फैलता है। ठीक है, ये विधि ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है वहाँ पर उपयोगी नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि जल उपयोग दक्षता है वो इसकी सबसे ज़्यादा है। अपने आप इसको बनाकर देखते हैं ये किस तरह से है। डायग्राम से इसको, इस विधि को अपने समझते हैं। डायग्राम में देखो आयताकार या वर्गाकार, जैसे अपने बनाते हैं वर्गाकार आकार में, ये क्या है, ठीक। और इसी के आकार की सामने बनाते हैं इस प्रकार। अब ये जो है आयताकार आकार के अंदर अपने क्यारियां बनाई है। अब इसके लिए अपने ये जो है यहाँ से, ये है इसकी मुख्य नाली। कौन सी है? मुख्य नाली, ठीक। और ये है सिंचाई के लिए नाली, जो ये नाली है वो है सिंचाई के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ से और ये ऐसे इस प्रकार, यानी 1 2 3 4, इसको जितना मतलब भी भूमि का जितना क्षेत्रफल है उतना उसको अपने फैलाते चले जाते हैं। भी आगे भी इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए अपने डायग्राम है। यानी ये मुख्य नाली है, यहाँ से जैसे जल आता है तो ये इस जो सिंचाई नाली के थ्रू जाता है, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय और ये और लास्ट में, इस प्रकार से ये चौकेबार जो द्रोणी सिंचाई विधि है, यानी कि चेक बेसिन विधि है, इस प्रकार से बनती है। यानी कि आयताकार या वर्गाकार आकार की हम क्यारियां बनाते हैं, उससे हम क्या है फसलों में सिंचाई करते हैं, उसमें बुआई करने के बाद। अब दूसरी विधि की बात करें, दूसरी है जैसे बॉर्डर पट्टी विधि, यानी बॉर्डर पट्टी। बॉर्डर पट्टी विधि, ठीक है। बॉर्डर पट्टी विधि, इसमें क्या है कि ढाल के अनुसार, भूमि के ढाल के अनुसार अपने पट्टियों के रूप में अपने क्यारी बनाते हैं, भूमि के ढलान के अनुसार, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें जैसे ढाल के अनुसार क्यारियां बनाई जाती हैं, क्यारियां ढाल के अनुसार क्यारियां बनाई जाती हैं, ठीक है। और
जैसे लंबाई चौड़ाई ये भूमि के ढाल के अनुसार ही अपने इन बॉर्डर पट्टी विधि जो बॉर्डर पट्टियां बनाई जाती है ये भूमि के जो ढाल के अनुसार ही बनाई जाती है। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई है वो भूमि के ढलान के अनुसार ही रखते हैं। अब अपने इनको बनाकर देखते हैं ये कैसे बनती है। नंबर 1, जैसे इनका अपने क्या है कि 3 मीटर चौड़ी पट्टी बनाते हैं। तो ये है इसके लिए मुख्य नाली सिंचाई के लिए। ठीक है, और इनमें कतारों में हम फसलें बोते हैं। ये ज़्यादातर बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, गेहूँ है, इसके लिए उपयुक्त विधि है। इस तरह से ये बॉर्डर पट्टी विधि होती है। ठीक है, ये पट्टियाँ हैं जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है। आवश्यकता अनुसार अपने इस चौड़ाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। जल उपयोग दक्षता अधिक होती है और अधिक से अधिक यानी ज़्यादा अगर जल प्रवाह अधिक है तो भी ये कंट्रोल कर लेती है, परंतु कम जल प्रवाह है तो इसमें सिंचाई करना कठिन होता है, यानी सिंचाई नहीं हो पाती है। ये भी एक समतल जो भूमि है वहीं पे ही बनाई जा सकती है, आसान सी विधि है जैसे चेक बेसिन की तरह। इसके अलावा जो तीसरी विधि है वो है कुंड विधि। अपनी बात करते हैं अगली विधि की, कुंड विधि। ये पंक्तियों में जो फसलें बोई जाती है ना, पंक्तियों में कतारबद्ध पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए बोई जाने वाली फसलों की, जैसे ज्वार है, मक्का है या फिर ज्वार है। ये कैसे बनती है अपने इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये अपने 5-5 या 6-6 सेंटीमीटर की, इस प्रकार इनको अपने कुंड बोलते हैं। ठीक है, जो ये पट्टियां बनी हैं ये कुंड है, इनको अपने क्या हुआ कुंड बोलते हैं। ठीक, और ये है इसकी मुख्य नाली। तो इसमें ऐसे इस प्रकार यहाँ से ऐसे इनमें जल पहुँचाया जाता है। ठीक है, इनमें जल का वाष्पन बहुत कम होता है, जल वाष्पन बहुत कम होता है। ठीक है, ये बलुई या रेतीली मिट्टी में उपयोगी नहीं है, वहाँ पे ये अपने नहीं बना सकते। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि समोच्चय कुंड बनाए जाते हैं। कौन से बनाए जाते हैं? समोच्चय कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि इस विधि का आपने प्रयोग करे हैं तो वहाँ पे समुच्चय कुंड विधि बनती है। जिस प्रकार ये पहाड़ ऐसे पहाड़ है तो वहाँ पर किस तरह से ये बनाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ से इस पट्टी पे क्या है कि जल है वो रुकता है, यहाँ पर फिसलन हो जाती है, ये होती है समुच्चय कुंड। ये लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। अपने अगली विधि की बात करते हैं, वो है अपृष्ठीय या अधोभूमि। अपृष्ठीय या अधोभूमि। अपृष्ठीय या अधोभूमि। अपृष्ठीय या अधोभूमि। अपृष्ठीय या अधोभूमि, इसमें क्या है कि इस विधि के अंदर फसल के सतह के नीचे से जल देने में ये उपयोगी विधि है। यानी फसल को सतह के नीचे से जल दिया जाता है। जैसे डायग्राम के माध्यम से अपने इसको देखें, इस विधि का ज़्यादातर उपयोग क्या है कि हमारे यहाँ नहीं होता है, परंतु जैसे कश्मीर है, जैसे कश्मीर के पास डल झील है, डल झील वहाँ पर सब्जियाँ उगाने में प्रयोग किया जाता है, सब्जियाँ उगाना। और केरल के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर
नारियल के पेड़ उगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। डायग्राम के माध्यम से अपने समझें कि ये विधि कैसे बनती है या किस प्रकार से बनाई जाती है। जैसे इसमें क्या है कि स्थायी रूप से नाली बनाई जाती है या फिर पाइपों का प्रयोग किया जाता है, पाइप का, छिद्र युक्त पाइप का, या फिर नालियों का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से क्या है कि कुंड बनती है। इनमें जो ये सिरा है यहाँ पर पौधरोपण या फिर फसलों की बिजाई की जाती है, ये पट्टी है। और ये होती है खाई जिसकी 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी गहराई रखी जाती है। और ये पानी जो है वो जो ये खाई है वो भूमि के अंदर बनी हुई है और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे रिश्ता रहता है। ठीक है, जैसा कि पाइप को है, पाइप को भूमि में दाब दिया जाता है और इन छिद्रों से पानी का रिसाव होता है। इस तरह, ठीक है। अब देखें तो इस विधि का प्रयोग अपने यहाँ नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये अपने भारत के अंदर ज़्यादातर जम्मू क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है जहाँ पर डल झील है वहाँ पर, और दूसरा मैंने कौन सा बताया था, केरल के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर, केरल के तटीय इलाकों, और केरल के तटीय इलाकों में वहाँ पर नारियल के पेड़ उगाने के लिए और डल झील के पास सब्जियाँ उगाने के लिए, ये 2 ही जगह इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर अपने भारत में इसका नहीं किया जाता। अब अगली जो विधि है वो विधि है बूंद बूंद यानी टपक विधि बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन। यह काफी प्रचलित विधि है, आपने नाम भी सुना होगा, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि यानी ड्रिप इरिगेशन मेथड। यह विधि ज़्यादातर शुष्क या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पर उपयोगी है। इस विधि में क्या है कि जो पानी पाइपों में पंप सेट द्वारा पहुँचाया जाता है और उसके जॉइंट में इस तरह से जो छोटी छोटी जो पतली आकार की पाइपें लगी होती है, यह ज़्यादातर उद्यानों में प्रयोग की जाती है, उद्यान बाग बगीचे वहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये छिद्र है इनमें और इन छिद्रों के पास ही पौधे होते हैं, पौधों का रोपण किया जाता है। वहाँ पर ये बूंद टपक यानी बूंद बूंद से इनमें क्या है कि पानी गिरता रहता है लगातार। अपने देखते हैं कि इस विधि में यह विधि ज़्यादातर क्या है कि इस विधि से संपूर्ण एरिया यानी खेत का जो संपूर्ण भाग है वो बुआई के काम आ जाता है। पहली बात, ये शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी विधि है। तो खेत का संपूर्ण भाग उपयोग में आता है, खेत का संपूर्ण भाग, ठीक है, खेत का संपूर्ण भाग उपयोग में आता है। दूसरा, इसमें खरपतवार जैसी समस्याएं कम होती है, खरपतवार जैसी समस्याएं कम होती है। और इसमें क्या है कि वायुमंडल है, जो वायुमंडल का तापमान यानी अलग वायुमंडल है वो भी ठंडा रहता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। यानी अलग वायुमंडल को ठंडा रखने में सहायक होता है, तो पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल की सबसे ज़्यादा बचत होती है, जल बचत अधिक होती है। लेकिन इनमें कुछ दिक्कत है, जैसे समस्याएं हैं, वो क्या है कि ये तो लवणीय जल, जहाँ पे लवणीय जल है वहाँ पर ये उपयोगी नहीं, जहाँ पे जल में लवण की मात्रा है वहाँ पे नहीं, ये कामयाब नहीं है। और इसमें क्या है कि तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। कम भूमि पर ये लागत अधिक है। यदि कम भूमि है तो इसको क्या है कि जो इसके पाइप है, पंप सेट है, उनका खर्च जो व्यवहार है वो बढ़ता है, वो ज़्यादा है।
ठीक है, मजदूरों की भी आवश्यकता इसमें ज़्यादा पड़ती है। तो ये थी अपने बूंद बूंद सिंचाई विधि जिनके बारे में पढ़ा। अंतिम विधि कौन सी है, वो है अंतिम विधि है फुहारा विधि। लेकिन इस विधि का जो सबसे पहले अपने इसके बारे में एक बात तो मैंने बताई नहीं, सॉरी, ये इस विधि का जो विकास है वो कहाँ हुआ था, इजराइल देश में हुआ था। यानी इस विधि का विकास इजराइल देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इजराइल। ये विधि इजराइल देश से अपने यहाँ भारत में लाई गई है। ठीक है, यह विधि इजराइल देश से अपने यहाँ भारत में लाई गई है। तो इस बूंद बूंद यानी ड्रिप इरिगेशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा, तो ये इस प्रकार से होती है। अब अपने बात करते हैं दी जो फुहारा विधि है उसकी। अंतिम विधि है फुहारा विधि। अंतिम विधि है फुहारा और इरिगेशन मेथड, फुहारा विधि। इसमें क्या है कि जो जल है वो वर्षा के रूप में पौधों को वितरित किया जाता है। ठीक, ये उसी प्रकार है जैसे कि पाइप में पानी है वो पंप द्वारा पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर जो फुहारे लगे होते हैं ये राइजर होता है। ठीक है, और ये होता है इसका घूर्णी बौछार यंत्र। कौन सा, घूर्णी बौछार यंत्र।